नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि जो कर्नाटक है उसने डीजल पे लगने वाले टैक्स थे, डीजल के जो भी प्राइसेस थे उनको बहुत ही तेजी से बढ़ा दिया है। और पेट्रोल का भी थोड़ा-थोड़ा दाम बढ़ा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो डीजल पे जितना भी लगता था टैक्स और जो भी प्राइस थे वो बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्लेम कर्नाटक डीजल प्राइस हाइक, ठीक है? तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी न्यूज़ है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में जीके और करंट अफेयर की एक पीडीएफ है जो कि 2024 की ये 12 महीने की पीडीएफ है। आप उसको भी ले सकते हो जिसके अंदर एमसीक्यू के साथ थ्योरी फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है? ये 12 महीने की पीडीएफ है, वो भी आप ले सकते हो और साथ में जो 2025 का हमने जो निकाला है वो भी एमसीक्यू प्लस थ्योरी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है जो 10,000 यूजर्स होंगे पहले के उनको ₹1 की एक पीडीएफ मिलेगी हर महीने। तो आप इन सबको परचेज़ कर सकते हो। तो जानते हैं चलिए हुआ क्या है, तो 1 अप्रैल 2025 से कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने जो भी डीज़ल के ऊपर जो भी सेल टैक्स लगते थे उनको बढ़ा दिया है, ठीक है? पहले कितना था 18.44% था, अब उसको बढ़ा करके 21.17% उसको कर दिया है, ठीक है? ये जो चेंज है, ये जो अप्रॉक्सिमेटली ये 2 लीटर समथिंग उसके ऊपर इंक्रीज़ हुआ है और ये जो डीज़ल के ऊपर जो प्राइस बढ़ा है बेंगलुरु के अंदर ₹89 था पहले, अब 91 पर लीटर हो चुका है। तो ये जो मूव है वो सिमिलर टैक्स रिवीजन 2024 के अंदर भी इसको ऑलरेडी करा गया था। 2024 के अंदर टैक्स में ऑलरेडी चेंज करे गए थे, बढ़ाए गए थे और इसको भी 2025 में आते ही वापस से बढ़ा दिए। जैसे कि जो पेट्रोल है वो पहले 25 0.92% पे था, अब वो 25 पे था, अब वो 29.84 कर दिया गया था पहले। जो डीजल था वो 14.3% से बढ़ा करके 18.4 कर दिया गया था, लीडिंग टू हाइक ऑफ ये 3 पर लीटर बढ़ा दिया था इन्होंने दोनों फ्यूल्स के अंदर, तो इन्होंने इतना चेंज पहले कर दिया था ऑलरेडी। तो ब्रॉडर कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए इंडियन फ्यूल टैक्सेशन के अंदर जो फ्यूल है, वो अभी जीएसटी के अंडर नहीं आता है, ठीक है? कोई भी फ्यूल है अपने ये जो पेट्रोल डीजल भरवाने जाता है तो वो जीएसटी के अंडर लागू नहीं होता है। जो स्टेट्स है हैव द ऑटोनॉमी, उनको उनके पास खुद का अधिकार है कि वो सेल टैक्स या वीएटी इन सबको लगा सकती है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। उसने नहीं लगा रखा दैट इज डिफरेंट थिंग, पर उसकी ऑटोनॉमी, उसको खुद का अधिकार है, वो चाहे तो लगा सकती है। और दूसरी चीज ये है जो ये जितना भी टैक्स देने का होता है वो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे के सारे उनको टैक्स को भरती है और जो फाइनल वैल्यू आती है वो तुमको चुकानी होती है। जो रिटेल प्राइस होती है दैट इज द फाइनल वैल्यू जो कि बहुत ही बड़ी निकल के आती है अगर इस तरह से टैक्स बढ़ते जाते हैं तो। तो ये गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, तो सबसे पहला तो है रेवेन्यू जनरेशन। जितना टैक्स बढ़ाएगी जितना उसको पैसा मिलेगा उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है? जो स्टेट है, स्टेट का एक ग्रेट जो सोर्स है रेवेन्यू कमाने का वो यही है, ठीक है? और जितना-जितना वो वेलफेयर प्रोग्राम्स को बढ़ा रही है, सब्सिडीज़ को बढ़ा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है स्टेट को, तो स्टेट को बहुत ही रेवेन्यू शॉर्टफॉल फेस करना पड़ रहा है, रेवेन्यू इनको बहुत ही ज़्यादा गिरता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के चक्कर में इनका जो रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है। इस वजह से फ्यूल टैक्स बढ़ाना एक बहुत ही क्विक वे था, ठीक है? जिससे कि टू जनरेट फंड्स, जिससे कि सेंट्रल ग्रांट्स का हमको देखो, फ्यूल सब लेंगे भरेंगे तो ये पैसा तो जनता देगी ना, लोग बाग देंगे, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा इतना वेट करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक क्विक वे था जिससे कि फंड जनरेट करा जा सके। दूसरा है रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस, इतना हाइक होने के बाद भी जो डीजल प्राइस है कर्नाटका के वो अभी भी उतने नहीं है जितने उसकी नेबरिंग स्टेट्स में है। अगर आप दूसरे स्टेट्स में जाकर के देखोगे तो आपको कर्नाटक से ज़्यादा ही मिलेंगे। कर्नाटक उनके कंपैरिज़न में अभी भी कम ही है, ठीक है? तो दिस अलाउ द गवर्नमेंट, और इस वजह से गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स है उनको बढ़ाया है। मेजॉरिटी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है मतलब कि उनके बिना, तो इन्होंने क्या बढ़ाया है, अब हम कॉम्पिटिटिव्स देखते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं कि इन्होंने कर रखा है हम भी कर देते हैं। तो देखो, बेंगलुरु कर्नाटका जो स्टेट है उसके अंदर देखो 91.02 ही है। जो डीज़ल का पर लीटर प्राइस है, और जैसे कि आप अनंतपुरा देख लो, हैदराबाद में देख लो तो 95 पहुँच चुका है पर लीटर प्राइस। तो उसके कंपैरिज़न में अभी इसमें कर्नाटका में बहुत ही कम है, ठीक है? इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करी जाए तो देखो सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसके अलावा भी और क्या-क्या है देखो, डीज़ल फ्यूल है,
वो कमर्शियल है और सबसे ज़्यादा कमर्शियल है और सबसे ज़्यादा हेवी व्हीकल्स के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है? जितना डीज़ल का प्राइस बढ़ेगा, उतना ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ेगी। सीधी-सी बात है, एक बस के अंदर जा रहे हो, उसमें डीज़ल डलता है। अगर डीज़ल की कॉस्ट बढ़ गई है, तो बस वाला अपना किराया भी तो बढ़ाएगा। दिस लीड्स टू अ रिपल इफेक्ट अक्रॉस सप्लाई चेन और इस सप्लाई चेन है, उसपे बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ेगा। देन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है? जैसे-जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, एसेंशियल गुड्स की कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल, ग्रोसरीज़ एंड बिल्डिंग मटीरियल, तो ये और भी चीज़ें एक्सपेंसिव होती जाएगी, ठीक है? अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही बढ़ा दी जाए, जो सामान इधर से उधर जाता है, तो जो डेली प्रोडक्ट्स हैं, जो डेली हाउसहोल्ड के एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, वो और बढ़ जाएँगे, ठीक है? फार्मिंग और स्मॉल बिज़नेसेज़ हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा कि जो फार्मर्स हैं, वो डीज़ल का यूज़ करते हैं अपने ट्रैक्टर, इरिगेशन पंप के लिए, जनरेटर्स के लिए वो महँगा हो जाएगा, तो वो भी आकर के प्रोटेस्ट करेंगे। तो पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है? जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, जेडीएस, इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करा है इस मूव को। उन्होंने ये आर्ग्यू करा है कि ये जो बर्डन है, अ, दे आर्ग्यू द हाइक विल बर्डन द कॉमन मैन एंड रेज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने ये कहा है कि ये जो बर्डन है, ये कॉमन आम आदमी के ऊपर एक बर्डन है बहुत ही बड़ा और ये जो रहने की जो कॉस्ट होती है, जो फ्लैट्स में रहना है, कहीं भी रहना है, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। फार्मर्स हैं, उनको उम, वो डीज़ल नहीं खरीद पाएँगे, उनकी फसल नहीं होगी, तो उनको दुःख होगा और जो भी वर्किंग क्लासेस है, वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे, ठीक है? सम लीडर है, उन्होंने एक्यूज़ करा है कि गवर्नमेंट ऑफ फेलिंग टू मैनेज कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में नाकाम हो रही है, फेल हो रही है, ठीक है? इसको टैक्स टेररिज्म कहा है उन्होंने। इनको एक वर्ड दिया है व्हिच इज़ टैक्स टेररिज्म, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो कि डीज़ल प्राइस बढ़ने की वज़ह से जो ट्रक है, उन्होंने बोला है कि हम 15 अप्रैल से कर्नाटका के अंदर स्ट्राइक करेंगे। ये हमको इसके अंदर देखने को मिला है। मीनव्हाइल जो गवर्नमेंट है उसने क्या कहा है? देखो उनका कहना है कि जो मिनिमम कंपेयर्ड अगर हमने देखा जाए तो हमने इतना नहीं बढ़ाया है। जो टैक्स रेट है वो अभी भी नेशनल एवरेजेस से बहुत कम है। मतलब जो भी और जगह होना चाहिए जैसे अलग-अलग स्टेट्स में है और उस चीज़ों के मुताबिक अभी भी टैक्स रेट बहुत कम है। द स्टेप इज़ नेसेसरी और ये स्टेप है वो फिस्कल डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर इन सबको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप देख सकते हो बेंगलुरु कॉस्ट ऑफ लिविंग टू जंप, ठीक है? बेंगलुरु जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बढ़ने वाला है। मिल्क, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गार्बेज टैक्स तक है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है और जो नवा मेट्रो है, उन दोनों ने एक बस ने भी और एक मेट्रो ने दोनों ने भी अपने फेयर है जो पैसा लगता है वो इंक्रीज़ कर दिया है और तो इन्होंने भी अपना देखो कॉस्ट इंक्रीज़ कर दिया। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी इंक्रीज़ कर दिया गया। जो डेली ट्रैवल की चीज़ें उनको भी इंक्रीज़ करा गया है। साथ ही में जो महानगर पालिका है, उन्होंने भी वेस्ट कलेक्शन के जो चार्जेज़ हैं, उनको बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है? क्या कर्नाटक के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है इन सबको देखने का? तो जो कर्नाटका है वो अभी ग्रैपलिंग ये फाइनेंशियल चैलेंजेस से बहुत ही ज़्यादा झेल रहा है, ठीक है? जिसके अंदर उसने बहुत ही उधारी ले रखी है, ठीक है? वेलफेयर पेमेंट है उन सबको चुकाने के लिए वो तक पैसे नहीं डाल पा रहे हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे मेन जो रीज़न है वो है राइजिंग स्टेट डेब्ट। ये जो स्टेट का जो बर्डन बढ़ता जा रहा है, जो इन्होंने पैसा लिया है वो चुका नहीं पा रहे हैं, जो बढ़ता जा रहा है। जो अभी करंट उधारी है वो कितनी है? 6.65 लाख करोड़ है, सोच सकते हो करोड़ में है। और अभी सरकार का कहना है कि 1-2 करोड़ और जाएगा। और प्रोजेक्टेड इंक्रीज़ देखा जाए तो कांग्रेस है, उन्होंने कहा है 1.5 लाख करोड़, तो अभी भी ऐड होंगे ही होंगे। तो ये जो ओवरऑल है वो 8 लाख करोड़ तक पहुँच जाएगा फिस्कल ईयर तक। देन अब ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जाए तो इसकी वज़ह से जो पुअर फिस्कल डिसिप्लिन है, वो खराब हो रहा है। ये जितने भी स्टेट की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको गिरा देगा कि अगली बार से इनको कोई उधारी नहीं दिया करेगा। भाई अगर चुका नहीं पा रहे तो इनका क्रेडिट रेटिंग है वो गिरता जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो अभी कर्नाटक के अंदर चल रही है। दूसरा है डिलेड वेलफेयर पेमेंट्स एंड गारंटी स्कीम स्ट्रीम। इन्होंने कुछ स्कीम्स लगा रखी है, वेलफेयर पेमेंट्स लगा रखे हैं, तो उसके अंदर पैसे ही नहीं जा पा रहे हैं अभी, ठीक है? टाइम टू टाइम 1 महीने में, हर महीने में पैसे भेजना होता है, वो नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कि गृह लक्ष्मी है, जिसमें 2000 मंथली ऐड करा जाता है वुमेन की हाउसहोल्ड्स के लिए, ठीक है? जो वुमेन के हेड हैं, उनके हाउसहोल्ड्स के लिए। एक अन्नभाग्य है जिसके अंदर फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है बीपीएल फैमिलीज को, जो फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। एक युवा निधि है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिया जाता है। गृह ज्योति है जिसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है 200 यूनिट तक। एक शक्ति योजना है जिसके अंदर फ्री बस ट्रैवलर है वुमेन के लिए।
तो ये कुछ है और इनके अंदर वो अभी पैसे भी नहीं लगा पा रही है। देखो, फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑफ दीज़ स्कीम्स क्या है? तो जो स्कीम है वो एस्टिमेट लगाया गया है कि 52,000 करोड़ है वो एनुअली जाता है इन स्कीम्स के अंदर, ठीक है? और इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से जो पेमेंट है वो अभी रुक चुका है और डिलेड हो चुका है बहुत ही ज़्यादा। और 2025 तक बात करी जाए जनवरी की, तो जो गवर्नमेंट है वो भी पेमेंट के, जैसे कि जो गृह लक्ष्मी है, ठीक है, 7,517 करोड़ है वो भी इनको देने बाकी है। और बहुत हज़ार करोड़ हैं जो कि अन्नभाग्य और युवा निधि है उनके भी बाकी हैं। पब्लिक बैकलैश की बात करी जाए तो जो ऑफ कोर्स जो पब्लिक है वो इसके बहुत ही अगेंस्ट है, बहुत ही डिबेट में जा रही है। भले ही इन्होंने ₹2 बढ़ाए हों पर लीटर, पर वो उसकी वजह से जो उनके पूरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो डेली रूटीन है, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। पॉलिटिकल के अंदर भी इसके अंदर बात करी गई है, जो अपोजिशन है उन्होंने बोला है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो एक रेकलेस, साथ ही में उन्होंने बीजेपी ने एक व्हाइट पेपर माँगा है स्टेट के फाइनेंशियल हेल्थ का, जो हेल्थ वेल्थ सेक्टर है, उसे व्हाइट पेपर का मतलब होता है कि जो कुछ है एग्ज़ैक्ट सेम बता दो, कुछ भी ऊपर-नीचे करके नहीं बताना है। जो जो स्टेट है वो एक फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के पे जा रहा है। बैंक्रप्सी क्या होती है? जब सब लोग हैं वो भरोसा करना छोड़ देते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो उसको कहते हैं, जैसे बैंक बैंकरप्ट हो चुका है वैसे। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखा जाए तो सीएम जो सिद्धरामैया हैं, उन्होंने इस स्कीम्स को, जो सोशल जस्टिस है उनको डिफेंड करते हुए बोला है सब कुछ। उन्होंने टैक्स रेवेन्यू है उनको कम करने की बात करी है। उन्होंने कहा है कि विद इन पेरिसेबल लिमिट हम इसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नॉर्म्स है हमको फॉलो करने पड़ेंगे। ये तो जो बजट की बात करी जाए, ओवरऑल बजट की बात करी जाए, तो 2025 है जो स्टेट बजट है वो अप्रैल में है उसके अंदर निकलता है उनका। तो उसके अंदर की मूवमेंट को ऑब्जर्व करा जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो गारंटी है उनको कम करती है, नहीं करती है देखा जाएगा। वो प्लान करती है, फिस्कल डेफिसिट कहाँ से लेती है, ये सारी चीज़ इसके अंदर देखी जाएगी। तो ये सब कुछ था, इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया इम्पोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स क्रूड ऑयल। जो इंडिया अपना मोस्ट ऑफ द जो क्रूड ऑयल है वो किस कंट्री से लेता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है वो कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जिससे कि आपकी वोकैब और इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप उसमें प्राइम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, 999 का एडवांस प्लान है, 599 का बेसिक प्लान है, वी10 कोड यूज़ करने में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में जिसने टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, वो टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।